नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आमतौर पर जो सदन की गरिमा होती है, मर्यादा होती है, जो भाषा होती है, वहाँ बोलने के लिए जो न्यूनतम संयम, संतुलन और धैर्य की आवश्यकता होती है, तथ्यों के साथ सदन में बोलने की एक बहुत गौरवशाली परंपरा रही है। खुद मैंने भी जब मैं अमर उजाला के नेशनल ब्यूरो में था, तो कई ऐसे संसदविदों को सुना है, सुनने का सौभाग्य मिला है, लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठ कर के, जिनके भाषण आज भी शोधार्थियों के लिए बहुत सारे विषयों पर एक नज़ीर की तरह हैं। और अगर हम लोकसभा के पुराने तमाम भाषण, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनके अगर लाइब्रेरी से निकाल कर के देखें, सुनें, तो उनका जिस तरह का आचरण व्यवहार हुआ करता था, जिस तरीके से वो मर्यादित तरीके से अपनी बात रखते थे, बहुत तैयारी के साथ सदन में आते थे, जुमलेबाजी से, झूठ बोलने से परहेज़ करते थे। उनकी वाणी से, उनकी भाषा से किसी का अपमान ना हो और जो एक रूल बुक है, उस रूल बुक के दायरे में ही रह कर के वो अपनी बात रख सकें, ये सबका प्रयास हुआ करता था। बहुत अगर हंगामे कभी होते भी थे तो बहुत वो रेयर माने जाते थे कि साहब आज सदन में इस चीज को लेकर के हंगामा हो गया, पर बहुत सम्मान था एक दूसरे के लिए। मुझे ऐसे कई सीन याद आ रहे हैं। अटल जी उन दिनों प्रधानमंत्री थे। तीन तीन पूर्व प्रधानमंत्री सदन में उस समय उपस्थित रहते थे। अटल जी खड़े होकर के बोलते थे, बीच में अगर चंद्रशेखर को कुछ कहना है तो वो जैसे ही खड़े होते थे, वैसे ही अटल जी धड़ाम से बैठ जाते थे और जब वो अपनी बात पूरी कर लेते थे, तब अटल जी फिर आगे बोलना शुरू करते थे। ये एक सम्मान हुआ करता था एक दूसरे का। लेकिन पहली जुलाई को लोकसभा ने और देश ने जो कुछ देखा, उसमें बहुत सारी चीजों को तार-तार होते हुए देखा गया है। जो भाषा, जो उत्तेजना अपने मतदाताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी जनसभाओं में आम तौर पर नेता टैक्टिस के रूप में अपनाते हैं, वो अगर सदनों की भाषा बन जाए और जो झूठ और ऊट-पटांग बातें जनसभाओं में बोली जाती हैं, सदन के बाहर बोली जाती हैं, वही अगर सदन के भीतर कोई बोलना शुरू कर दे, तब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे जो गौरवशाली सदन हैं और जो हमारी परंपराएं हैं, उनका क्या हाल होने वाला है या होता जा रहा है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट, उनको जोड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि ये चुनावी भाषा शैली सदन में लेकर के क्यों आए हैं राहुल गांधी? और पिछले दिनों में इनका एक बयान सुन रहा था। ये कह रहे थे कि हमने इस चुनाव में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो इमेज बनी हुई थी, उसको फाड़ करके रख दिया है। ये मुझे तो भाषा आप जी, ये जी। भाषा जो वो बोल रहे हैं, डेलिबरेटली जो बोल रहे हैं, और इनके झूठों पर तो बाद में आएँगे, अग्निवीर को लेकर के, किसानों को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के, उसके मुआवजे को लेकर के, जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन ये भाषा का इस्तेमाल इन्होंने क्यों किया है, जबकि सदन के नेता उनके सामने बैठे हुए थे? आपके सवाल पे ही मुझे आश्चर्य है। इस राहुल गांधी ने नया क्या किया है? राहुल गांधी पिछले 20 साल से यही तो कर रहे हैं।
उन्होंने सदन में पहली बार इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। सदन के अंदर भी ये आपको याद होगा, ये पिछली लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा था नरेंद्र मोदी को लोग डंडों से मारेंगे, और नरेंद्र मोदी के बारे में वो ऐसे बोलते थे, मोदी कहता है, मोदी कह रहा था। तो 2014 से लगातार राहुल गांधी और उनकी माताजी की भाषा में नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा तिरस्कार, गहरी घृणा और गहरी हिकारत भरी हुई है। ये कौन आदमी आ गया हम जैसे, ये देश तो हमारा है, अंग्रेज ने देश हमको दिया था, ये मोदी कौन आ गया, तेली कहां से आके बैठ गया, ये बैकवर्ड कास्ट का आदमी। राहुल गांधी दुनिया में सबकी जात तो पूछते हैं, वो अपनी जात तो नहीं बताते। लेकिन और एक बार वो जाते हैं केरल के मंदिर में, और रात में 11 बजे जो है वो जो रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है, वो दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, तुम्हारी पिता आपकी माता जी इटली की रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है, आपके पिताजी पारसी थे और बेटा ब्राह्मण हो गया। किस ये कौन सी नई वर्ण व्यवस्था का आविष्कार राहुल गांधी कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो केवल उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उनका अधिकार है। प्राइम मिनिस्टर पद तो हमारा है, ये कहां से आ गया नरेंद्र मोदी। और लोगों को का ध्यान कांग्रेस का जो घृणा अभियान है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो अभी 2014 में गया है। लेकिन कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही घृणा का, नफरत का अभियान जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं 2001 से ही चला रही है। 2004 में मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2014 तक कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की, लेकिन वो फिर भी अमित शाह को जेल भेजने में कामयाब हो गए, और अमित शाह को जेल जाना पड़ा। और उसके बाद जब उनकी हाई कोर्ट से बेल हुई, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आफ्ताब आलम शायद उनका नाम था, उन्होंने कहा कि ये 1 साल गुजरात में नहीं जाएंगे, और जिसको बम्बैया फिल्मों की भाषा में कहा जाता है तड़ी पार। और वो समय अमित शाह ने वाराणसी लोकसभा सीट के अध्ययन में लगाया। तो ये तो इनका इतिहास है। आपने लालू यादव ने एक रेल मंत्री थे, बनर्जी कमेटी बनाई, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। रेल मंत्रालय को अलग से, गोधरा में जो अग्निकांड हुआ था जिसमें 60 राम भक्त वाले कार सेवक को जिंदा जला के मार दिया था मुसलमानों ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने अलग कमेटी बना दी थी, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश किया था और कहा था रेल मंत्रालय को इस तरह की एक जांच कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट में इसकी बकायदा जांच हुई, और जो सीबीआई के डायरेक्टर थे राघवन, जिन्होंने 1991 में राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी तमिलनाडु में 21 मई 1991 को, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी एसआईटी, जिसकी उन्होंने जांच की थी, वही राघवन साहब ने इसकी जांच की थी। और नरेंद्र मोदी को लगातार ये जो है उस एसआईटी ने घंटों, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे ये अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी का इंटरोगेशन करते थे। नरेंद्र मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि ये कोई पॉलिटिकल वेंडेटा है, कोई ये मेरे खिलाफ जो है घृणा का अभियान चलाया जा रहा है। और आज जब भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो जेल जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग हों, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के एमपी, जिनके घर में 50-50 करोड़ रुपए नगद मिल रहा है, उसको भी ये बता रहे हैं, उनके खिलाफ जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसको भी ये बताते हैं संविधान पे कुठाराघात। अरविंद केजरीवाल अगर जेल में है तो नरेंद्र मोदी के आदेश पर जेल में नहीं है, वो राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर जेल में है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बेल दे दी, उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और जो उनका मिनिस्टर है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उसकी तो सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट से बेल खारिज हुई, सुप्रीम कोर्ट से बेल खारिज हुई। तो क्या इसमें भी ये नरेंद्र मोदी का नाम घसीटते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आज सबसे सुखद विषय ये रहा है कि राहुल गांधी जो पिछले 2 साल से मोहब्बत की दुकान जो वो चला रहे थे, आज देश ने देख लिया कि मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म, भारत देश, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रति राहुल गांधी के मन में केवल गहरी घृणा के अलावा कुछ नहीं है। आज जिस तरीके से उन्होंने शंकर भगवान की खिल्ली उड़ाई, उनको अपमानित किया, और जिस तरीके से वो एक नेता की तरह उनका फोटो लेके पार्लियामेंट में दिखा रहे थे, और उनको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रोकने की कोशिश की कि ये लोकसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 352 के तहत ये नहीं आता। लेकिन राहुल गांधी का क्या लेना देना,
वो तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है और भारत में वो हिंदू बना रहता है और ब्राह्मण बना रहता है। पत्रकारों से उनकी जात पूछता है, अपनी जात कभी नहीं बताता वो आदमी। तो राहुल गांधी की जो घृणा है आज वो सामने आ गई और राहुल गांधी ने इतने निचले स्तर पर पे उतर के बात की है। एक बिल्कुल जो अनपढ़ कंजर लोगों के बीच में जो बहस होती है कि प्राइम मिनिस्टर ने मामले की गंभीरता को समझने के लिए सदन की मर्यादा को बहाल करने के लिए ये भी राहुल गांधी को याद दिलाया कि नेता विपक्ष की बात को सदन और मैं गंभीरता से लेता हूं। अमित शाह ने 3 बार टोका, भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री ने उनको टोका, राजनाथ सिंह ने उनको अग्निवीर की योजना के बारे में याद दिलाया। लेकिन राहुल गांधी का सिंगल पॉइंट एजेंडा था, जो आपने अभी कहा कि मैंने उनकी इमेज फाड़ दी है। तो राहुल गांधी लोकसभा में लीडर अपोजिशन की हैसियत से बोलने नहीं आए थे। वो केवल नरेंद्र मोदी को कलंकित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए, और जो उनका एजेंडा है पिछले 10 साल का कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से जनता के सामने जो इस व्यक्ति की जो छवि बनी हुई है कि जनता के बीच में इसने जो काम किया है, जनता के बीच में जो इसने जगह बनाई है, जब तक इसकी हम इसकी जो इसकी क्रेडिबिलिटी है और जब तक जो इसकी काम करने वाली नेता की छवि है, जब तक हम उसको धूल धूसित और ध्वस्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए भारत की राजनीति में कोई भविष्य नहीं है। और अभी तो ये 99 पे पहुंचे तब ये हाल है। जरा सोचिए, ये वही राहुल गांधी हैं जो कह चुके हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया, बस आग लगानी बाकी है। तो आज राहुल गांधी ने केवल अपने उसी पुराने वक्तव्य को दोहराया है कि उन्होंने पूरे देश में एक बार फिर से केरोसिन छिड़क दिया है। और उनको मालूम है कि जो उनका इकोसिस्टम है, साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट, साइनो माने चाइना, वहाबी माने देवबंदी वहाबी जिहादी मुसलमान, और लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट, ये जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम के बीच में राहुल गांधी का यह भाषण उनको बेहद लोकप्रिय बनाएगा, उनका स्टॉक बढ़ेगा। और राहुल गांधी के ये जो राष्ट्रद्रोही इकोसिस्टम है, जिसका गढ़ अब तक जेएनयू था, दिल्ली की यूनिवर्सिटी, उसमें जो है उस इकोसिस्टम में आज राहुल गांधी ने एक नई जान फूंकने का प्रयास किया है कि देखो मैं आ गया हूं और तुम लोग अपने राष्ट्र विरोधी एजेंडा पे तुम लोग चालू हो जाओ। और जो नारा था, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तो ये और जिसको कहा जाता है अर्बन नक्सल, खान मार्केट गैंग, लुटियन गैंग, अर्बन नक्सल, ये केवल जनता के समझ में आने वाले सुलभ भाषा में नाम है, जो वास्तव में ग्लोबल डीप स्टेट जो अमेरिका से चलता है, जिसका संचालन करता जॉर्ज सोरोस है, और जिसकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पूरे दुनिया में बकायदा सरकारें गिरवाने का, चेकोस्लोवाकिया के चेक रिपब्लिक के पीएम के ऊपर तो गोली तक चलाई दी गई है, अभी पिछले महीने की बात है। तो ये, और इसने ओपनली कहा था कि नरेंद्र मोदी को हम जो है पीएम नहीं बनने देंगे और हिंदुत्व को हम डिमोलिश कर देंगे। और आपको याद होगा आज से 2 साल पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में बकायदा 15 यूनिवर्सिटी ने मिलकर के एक सेमिनार कराई थी, उसका नाम था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, हिंदुत्व को नष्ट करना है। उनको पूरे यूरोप में इस्लामी जिहादियों ने, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, नीदरलैंड में और तमाम देशों में यूरोप का जनजीवन को ध्वस्त कर रखा है, अस्त व्यस्त कर रखा है, और पूरा यूरोप इनसे परेशान है। और इसके चलते यूरोप में जो यूरोपियन पार्लियामेंट के भी चुनाव हुए हैं, वहां पे राइट विंग दक्षिणपंथी पार्टियां की वहां पे लोकप्रियता बढ़ रही है। तो राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं पड़ता, उनको नफरत दिखाई पड़ती केवल हिंदुओं में। सनातन संस्कृति में अगर नफरत होती तो यहाँ पे किसी अन्य मजहब का कोई अस्तित्व ही ना होता। दुनिया में सबसे अगर खुशहाल मुसलमान कहीं हैं तो भारत में है, सऊदी अरब में भी नहीं है, अफगानिस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान। और जिन मुसलमानों को लगता हो कि भारत में मुसलमानों की बड़ी असुरक्षा है, तो वो जाके जरा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, ईरान का, सीरिया का, लीबिया का, सूडान का और इराक का, अल्जीरिया का हाल देख लें। और वास्तविक स्थिति ये है कि पूरे दुनिया में मुसलमान असुरक्षित नहीं है, मुसलमानों से अन्य फेथ के लोग असुरक्षित हैं। वो चाहे यूरोप हो, चाहे वो भारत हो,
हर जगह यही हाल है। क्या हाल है पाकिस्तान में हिंदुओं का, क्या हाल है बांग्लादेश में हिंदुओं का, और क्या हाल है तालिबान अफगानिस्तान में सिखों हिंदुओं का। तालिबान अगस्त 21 में सत्ता में आए थे, उन्होंने बीन बीन करके एक एक सिख और हिंदू को बाहर निकाल दिया। और आज ये जो खालिस्तानी सिख हैं, ये जो खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं, और कनाडा की धरती पर बैठकर, ब्रिटेन में, अमेरिका में बैठकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और भारत राष्ट्र के खिलाफ ये जो अभियान चला रहे हैं देश को तोड़ने का, ये कभी लाहौर में राजधानी बनाने की बात नहीं करते, और ये कभी अफगानिस्तान की बात नहीं करते। ये बात ये भूल जाते हैं कि भारत सरकार ने इमरजेंसी फ्लाइट चला करके काबुल से, हेरात से, जलालाबाद से सिखों को इवैक्यूएट किया, और आदर सम्मान सहित, पूरी गरिमा सहित गुरु ग्रंथ साहिब को भारत लाया गया, और वो सारे सिख दिल्ली में रह रहे हैं। ये भी देख लेना चाहिए। तो राहुल गांधी को ये सब दिखाई नहीं पड़ता, उनको नरेंद्र मोदी में घृणा दिखाई पड़ती है, और आपके दर्शकों को थोड़ा अधैर्य हो जाता है और वो कहते हैं मुद्दे पे आइए। तो मुद्दे पे आने के पहले एक संदर्भ को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बात करते हैं हिंदुओं में एकता नहीं है। सनातन धर्म जो है वो मानव धर्म है, वो सबके लिए है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। वो आपको पालन करना ही ऐसा नहीं है। जो अब्राहमिक रिलीजन है, जिनको इब्राहिमी मजहब कहा जाता है, यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों, और ये धर्म नहीं है, ये मजहब है, ये रिलीजन है। भारत में धर्म को जो है मान लिया गया रिलीजन, और यही महापाप हमारे संविधान में भी किया गया है कि धर्म और रिलीजन यानी अमृत और तेजाब को एक साथ बैठा दिया गया है। तो भारत का संविधान भी कहता है कि सनातन धर्म रिलीजन है। रिलीजन होने की पहली शर्त है कि एक पैगंबर की एक आसमान में बैठी एक सत्ता होगी, उसका एक पैगंबर होगा, वो एक किताब लेके आएगा, वो उसके अनुयायियों के लिए मानना मैंडेटरी है। यहूदियों का पैगंबर मूसा है, ईसाइयों का ईसा है, और मुसलमानों के प्रोफेट मोहम्मद हैं। और तीनों की अपनी अपनी किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है, न्यू टेस्टामेंट बाइबल है, और कुरान है। और आपको यहाँ पे शर्त यह है कि आपको आसमान में बैठी सत्ता, पैगंबर और किताब, तीनों को मानना होगा। आप प्रश्न नहीं कर सकते, और प्रश्न करेंगे तो सर तन से जुदा है। तो क्या तो लोगों को जरा चर्च का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि रोमन कैथोलिक चर्च ने कैसे रोमन सिविलाइजेशन को, कैसे ग्रीक सिविलाइजेशन को, अफ्रीका की सिविलाइजेशन को, पूरे यूरोप की सिविलाइजेशन को कैसे नष्ट किया है। और चर्च का आज भी ये मानना है कि जो ईसाई नहीं है वो पैजन है, और पैजन में आत्मा ही नहीं होती, तो उनको मारना उनके मजहब के अनुसार जायज है। ये हजारों किताबें हैं, और कैथरीन निक्सी की एक बहुत मशहूर किताब है, द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन बाय द चर्च। सैकड़ों किताबें हैं, अगर सर्च करेंगे मिल जाएगी। यही हाल इस्लाम का है। दुनिया में भारत केवल एकमात्र सभ्यता ऐसी है जो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक प्रेडेटरी सिविलाइजेशन के हमलों के बावजूद बची रही। यही सबसे बड़ा दुख है पूरे वेस्टर्न यूरोप का, वेटिकन चर्च का, क्रिश्चियन मिशनरी का, और इस्लामी जिहादियों का। उनको आज भी ये दर्द है कि ये काफिर हिंदू बचे कैसे हुए हैं। दुनिया में हम लोग अकेले हैं जो आज तक बचे हुए हैं, और उन ताकतों की आज जो प्रतिनिधि है वो कांग्रेस है, जॉर्ज सोरोस है, कि भैया इनको नष्ट करो। और आज भी भारत में क्रिश्चियन मिशनरी का जो जोशुआ प्रोजेक्ट है, उसके तहत वो कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ सोल, वो आत्माओं की खेती करेंगे। केवल गूगल में डाल लीजिए हार्वेस्टिंग ऑफ सोल क्या होता है, जोशुआ प्रोजेक्ट क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। जब राहुल गांधी पहली बार अपनी भारत जोड़ो यात्रा पे गए थे, तो तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन पैस्टर मुलक्कल से मिले थे, और उसने कहा था ये भारत धरती तो इतनी गंदी है कि मैं यहाँ हमेशा चप्पल पहने रहता हूँ, और ये शक्ति वक्ति क्या होता है, दुर्गा उर्गा क्या होती है, द रियल गॉड इज जीसस। तो सनातन संस्कृति में कोई हेट सिंबल नहीं है। मुसलमान रोज सुबह नमाज पढ़ता है 1400 सालों से, और कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, केवल अल्लाह है और उसका रसूल, इसके अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है, और केवल इस्लाम ही सच्चा मजहब है। हम ये नहीं कहते कि केवल हम ही सच्चे हैं, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और जो कुछ हमारा है वो समस्त मानव जाति के लिए है, लेकिन ऐच्छिक है, मैंडेटरी नहीं है। तो राहुल गांधी को ये अंतर समझाना चाहिए
कि आपकी मजहब की, आपकी मोहब्बत की दुकान में केवल आपको नफरत जो है केवल हिंदुओं में दिखाई पड़ती है। अभी परसों पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में हिंदू महिला को एक तृणमूल कांग्रेस के मुसलमान तजीमुल इस्लाम ने बुरी तरह मारा घेर के बीच में, वो कहा ये लड़की कैरेक्टरलेस है। और तृणमूल कांग्रेस का मुसलमान एमएलए कह रहा है बंगाल तो मुस्लिम राष्ट्र है, यहां तो ऐसा होता ही रहता है। क्या बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है? अगर कब कहा है नरेंद्र मोदी ने कि भारत हिंदू राष्ट्र है? कब कहा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि उत्तर प्रदेश एक हिंदू राज्य है या हिंदू राष्ट्र है? तो ये कौन सी मोहब्बत है, कौन सी नफरत है, ये जनता देख रही है, अभी सामने आ रहा इनका है। इनका एक बयान सुनते हैं राहुल गांधी का और फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार का डर। अब हुआ क्या, अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं है। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। नरेंद्र मोदी जी की जो बिग इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। वीरेंद्र जी गुजरात में 13 साल तक, 13.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे। अब 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने क्या क्या गालियां नहीं दी हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या बकवास नहीं हुई है। इसके बावजूद इनको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की छवि को फाड़ सकते हैं। ये केवल अपनी कुंठा व्यक्त कर रहे हैं या अभी भी गलतफहमी है इनको कि ये नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इनकी गलतफहमी तो ये 2014 से ही बनी हुई है, और इस बार 99 की सीट आने से बाद से इनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया। और समाजवादी के पार्टी के हाथ में जो 37 सीटें लग गई हैं, अभी थोड़ा इंतजार करिए, जरा हरियाणा का चुनाव हो जान दीजिए, महाराष्ट्र का चुनाव हो जान दीजिए, अगले साल झारखंड का चुनाव है, फिर अगले साल सितंबर में बिहार का चुनाव है, सब सामने आ जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी सेटबैक है। जो यूपी में हुआ वो निश्चित तौर पर सेटबैक है। और उसकी सेटबैक की सबसे बड़ी वजह ये है, ये सेटबैक नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की असफलता है कि वो विपक्ष के झूठे प्रचार का मुकाबला नहीं कर पाई कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और झूठा और जो है अडानी अंबानी का 16 लाख और 4 लाख। जब पहले फेज का पोल कैंपेन था तो समाजवादी पार्टी नेता कह रहे थे अडानी का 4 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। 7वें फेज आते आते वो हो गया 40 लाख करोड़। और ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि यदि आप कह रहे हैं कि सरकार ने लोन माफ कर दिया, तो लोन माफ कर देने का मतलब ये है कि सरकार उतना पैसा उस बैंक को अपने बजट से, अपने रेवेन्यू से, अपनी टैक्स की आय से वो पैसा उस बैंक को देगी। क्या भारत सरकार की जो कुल राजस्व आय है, क्या वो इतनी है? 2023-24 में भारत सरकार की डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से जो कुल आय थी वो लगभग 28-30 लाख करोड़ रुपए थी। और अडानी और अंबानी और टाटा, कुमार मंगलम बिरला और जो भारत की जो 30 टॉप कंपनीज हैं जो बॉम्बे एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और जिनके आधार पर डेली सेंसेक्स तय होता है, उनकी एक भी कंपनी पिछले 10 साल में
किसी एक कंपनी ने किसी बैंक को लोन में डिफॉल्ट नहीं किया है। अगर कोई कंपनी लोन में पेमेंट में डिफॉल्ट करती है तो उसमें सरकार की, भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं है। हर बैंक को हर महीने अपने एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, बैड लोन का ब्यौरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। आरबीआई के डायरेक्शन पर उस बैंक को अगर 3 महीने से लगातार किसी बैंक की लोन की किस्त नहीं आई है तो उस कंपनी को, उस बोरोवर को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर करना होता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है हाई कोर्ट के बराबर के पावर्स के जज होते हैं। उसमें सारे जज हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। और हाई कोर्ट और एनसीएलटी जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करती है। उसको 180 से 280 दिन के बीच में उसका निपटारा करना होता है। और 2023-24 में आप जरा इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट जाके पे खबर पढ़ लीजिए। 2023-24 में 31 मार्च 2024 तक केवल बैंकों ने ये केवल इतना कहा उन कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के टॉप बॉस को कि आपकी कंपनी आपसे छिन जाएगी वरना अपना लोन अदा कर दो। 10 लाख करोड़ रुपया कंपनियों ने बैंकों को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के जमा कर दिया। तो ये समस्या देश के उद्योगपतियों की हो रही है कि अब वो कांग्रेस के दौर के तरीके से अब वो सरकारी पैसे पे, सरकारी बैंकों के पैसे पे जो मौज मस्ती करते थे, नेताओं को पैसे खिला करके मौज करते थे, और जो एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होती थी कि अगर हमने लोन लिया है 10 करोड़ रुपए का और उसको अगले 3 साल में पे करना है, हमने एक पैसा नहीं दिया तो बैंक से 5 करोड़ रुपए और ले लिया और उस नए लोन से पुराने लोन को पे कर दिया। उसके बाद फिर हमने 5 साल बाद फिर हमने 10 करोड़ रुपए लोन हमको और मिल गया और हमने उससे पुराने लोन को रिपे कर दिया। तो ये जो इसको बोलते थे कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, या ये होता था कि अगर 3 साल में पे करना है तो आप इसको 15 साल में पे करिएगा। ये सारा काम ये कोई भी नेट पे जाके सर्च कर सकता है, ये सब बंद हो गया है। तो इतना जो झूठ बोला गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, आज भी राहुल गांधी ने झूठ बोला कि जीएसटी में ला करके आपने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। अरे बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता यह है कि वो अपने खिलाफ फैलाए गए झूठ से लड़ नहीं पाती। 1990 के दशक में ये आपका यूएनओ ने एक मिस्टर डंकल थे, उनकी एक कमेटी बनाई। उन्होंने दुनिया व्यापार की शर्तों को तय करने के लिए ड्राफ्ट बनाया। उसके पहले आपकी यूएनओ की एक संस्था थी गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो डंकल ने एक ड्राफ्ट तैयार किया। 1995 में मोरक्को की राजधानी मराकेश में उसमें 138 देशों ने उसमें हस्ताक्षर किए, उसमें भारत भी था। उसके बाद जो है उसको डंकल ड्राफ्ट कहा गया और उसके साइन होने के बाद WTO अस्तित्व में आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें भारत सरकार ने कमिट किया था कि हम अपने देश में जीएसटी लागू करेंगे। अटल जी की सरकार में पहले वैट लागू हुआ और 2003 में जीएसटी बिल का ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया था। अगर 2004 में अटल जी दोबारा पीएम बन जाते तो जीएसटी बिल पार्लियामेंट में आया होता। 2005 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, और पहली बार जो है जीएसटी बिल पार्लियामेंट में कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया और वो बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को, संसदीय समिति को रेफर हो गया और 2005 से 17 तक वो बिल कमेटी के पास पड़ा रहा। और सारे राज्य ये मांग कर रहे थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ये मिले कि हमारा जो टैक्स लगाने का अधिकार है और उससे जो हमें टैक्स की आय होती है वो कम नहीं होगी। मनमोहन सिंह ने कहा ये गारंटी हम नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको हम आपका जो टैक्स रेवेन्यू का जो कलेक्शन है वो हम गारंटी करते हैं, प्लस आपकी टैक्स रेवेन्यू में एनुअल 14% ग्रोथ की भी गारंटी है। 2020-21 में 21-22 में कोरोना के बावजूद, सरकार के टैक्स रेवेन्यू में कमी के बावजूद भारत सरकार ने अपने इस वायदे को निभाया और जीएसटी की वजह से टैक्स चोरी कम हो गई। आप ये सोचिए, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। 1 अगस्त 2017 को जो कुल आमदनी जो हुई जीएसटी से वो 90,000 करोड़ थी और इस साल वो आमदनी जो है, अब वो आमदनी जो है इस वर्ष में हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है और इससे फायदा सभी राज्यों को हो रहा है
और हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में सीपीएम की सरकार है, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, कांग्रेस, कर्नाटका में, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जीएसटी काउंसिल में हर राज्य का वित्त मंत्री मेंबर होता है। अभी अभी पिछले महीने ही जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में मीटिंग हुई है। जीएसटी वीरेन जी, काउंसिल में जितने फैसले होते हैं वो सब सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन राहुल इनका गांधी आज से झूठ बोल के निकल गया। जी, जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये किस तरह का ज़हर बो रहे हैं, ज़रा एक बयान और सुनते हैं इनका। आप अच्छी तरह सुन लो, अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। राहुल गांधी का ये बयान खूब वायरल हुआ था वीरेन जी। जी क्या तीसरी बार जो जनता के द्वारा इनका रिजेक्शन है, उसने पगला दिया है इनको? देखिए, ये लगातार साजिश ही कर रहे हैं, चाहे वो सैम पेट्रोडा हो, चाहे वो आपका कपिल सिब्बल साहब जो 3 साल पहले गए थे लंदन में, जो डाटा एनालिटिक ने जो सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने का जो पूरा सॉफ्टवेयर बनाया था। भारत के इतिहास में 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना विदेशी हस्तक्षेप हुआ, जिस तरीके से ट्विटर यानी एक्स और फेसबुक और यूट्यूब ने एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी भारत कैंपेन को बढ़ावा दिया, और जितने लोग जो राष्ट्रवादी थे, जो देश की बात करते थे, और वो आवश्यक नहीं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, वो उनका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, उन सबकी रीच कम कर दी गई। यूट्यूब में भी हुआ ये, और इसका झटका आपको भी लगा होगा। तो ये सभी सारा को काम लगा, किया गया है, सभी को लगा। ये सबको मालूम है। तो सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से भारत के इलेक्शन को सबवर्ट किया गया, भारत के खिलाफ अभियान चलाया गया, और उनकी सबकी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी सत्ता में ना आने पाए तो कम से कम कमजोर तो हो ही जाए। तो वो कमजोर तो नहीं कर पाए, वो सत्ता में आने से रोक नहीं पाए, कमजोर नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने सीटें जरूर कम करा दी, और सीधा सीधा अब आज की तारीख में डी डॉलराइजेशन के बाद जिस तरीके से दुनिया की एक बार रिजर्व करेंसी डॉलर का जो दबदबा था वो खत्म हो रहा है, और जिस तरीके से इस समय पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है कि भैया जो पूरे वेस्टर्न यूरोप का जो पूरे दुनिया में प्रभुत्व था, अब वो उतार पर है, हमारे दिन अब जा रहे हैं। तो अब उनकी शर्त ये है कि भैया इंडिया तुम कंज्यूमर बने रहो, हमसे माल खरीदो, हमसे टेक्नोलॉजी खरीदो, तुम आत्मनिर्भर मत बनो, तुम हमारे कंपटीटर मत बनो। उनकी समस्या ये है। नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया के अकेले नेता हैं जिन्होंने पूरे वेस्टर्न जो ग्लोबल डीप स्टेट है, जो वेस्टर्न पावर है, तीनों से पंगा लिया है। दुनिया में 3 लॉबी है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आर्म्स लॉबी है, और आपका फार्मा लॉबी है, और ऑयल लॉबी है। यूक्रेन वॉर को चलते 2 साल से अधिक हो गया है, और पूरे यूरोप, अमेरिका ने रूस पे सैंक्शन लगा रखी है, लेकिन उन सैंक्शन को दरकिनार करते हुए, उसको धता बताकर दुत्कारते हुए भारत ने रूस से अपना इंपोर्ट बढ़ा दिया, और भारत ने रूस से क्रूड आयात किया, उसको भारत की रिफाइनरियों ने रिफाइन करके वही पेट्रोल और डीजल यूरोप को बेचा। और अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत ने यूरोप को बचा लिया। अगर भारत का डीजल और पेट्रोल ना होता तो इस समय दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम $150 पहुंच गए होते। तो असली मामला ये है, और नरेंद्र मोदी ने अपने रवैये में कोई परिवर्तन नहीं किया है। वो इसी महीने फिर रूस जा रहे हैं, और ये जाहिर है, ये आपके यूएसए को, यूरोप को पसंद नहीं आएगा कि हम तो अपनी ताकत झोंके हुए हैं कि रूस को बर्बाद करें, और उसके चक्कर में यूरोप में जो एनर्जी का दाम है, यानी पेट्रोल डीजल, वो 10 गुना बढ़ चुका है, बिजली 10 गुना बढ़ चुकी है, और ये नरेंद्र मोदी फिर वहां जा रहे हैं। तो और ये जो लोग भारत को नापसंद करते हैं, उनकी वॉइस कौन है इंडिया में? कांग्रेस और राहुल गांधी।
अब आप समझ लीजिए कि ये खेल क्या चल रहा है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आ गए हैं। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ उसका जवाब। जो गलत बयानी इन्होंने आज की हैं, एक बयान तो बहुत ही आपत्तिजनक था। इन्होंने कहा साहब कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा पर था तो एक महिला रोती हुई सुबह ही सुबह मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा तो वो काँप रही थी और उन्होंने कहा कि घर में मेरी पिटाई हुई है। पिटाई क्यों हुई है? क्योंकि महँगाई के कारण उसके घर में खाने के लिए, पकाने के लिए कुछ नहीं था। वीरेंद्र जी, इन्होंने अग्निवीर पर भी झूठ बोला, इन्होंने फार्मर्स बिल पर भी झूठ बोला, इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर भी झूठ बोला, कई मुद्दों पर झूठ बोला है और उस पर अब इनसे सबूत देने के लिए कह दिया गया है कि आप सबूत पेश करें, क्योंकि सदन के पटल पर जब भी आप कुछ भी कहते हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले मुद्दे पर, पहले वाली इनकी कहानी पर आता हूँ। ये क्या भारतीय संस्कृति को इतना ही समझते हैं? अगर घर में खाने के लिए, पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए उस महिला की पिटाई कौन करेगा? घर में खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए व्यवस्थाएँ करने की ज़िम्मेदारी भारतीय महिलाओं की होती है या पुरुषों की होती है? क्या इनको इतनी बेसिक समझ भी नहीं है कि जब आप झूठ बोल रहे हैं, तो वो कम से कम ऐसा तो बोलें जो लोगों के गले के नीचे से उतर देखिए, जाए? यहाँ पे राहुल गांधी के साथ साथ में जो बीजेपी की जो संवाद की जो स्ट्रेटेजी है, जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है, वो बहुत लचर है। ये अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाते। इनको ये बताना चाहिए था कि मनमोहन सिंह के राज में 2009 से 14 के बीच में इन्फ्लेशन 10 से 14% तक था। नरेंद्र मोदी के राज में ये इन्फ्लेशन लगातार 5% के आसपास चल रहा है, जो आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से 1% ज्यादा है। और जो सब्जियों के दाम आप बढ़ते हुए देखते हैं, उसकी वजह मौसम है, बरसात है। आपको याद होगा लास्ट ईयर एकदम से नींबू के दाम बहुत बढ़ गया था क्योंकि फसल खराब हो गई थी। कभी टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं, 100 रुपए लीटर, 100 रुपए किलो हो जाते हैं और फिर से वो हो जाते हैं 40 रुपए। कभी प्याज का दाम बहुत बढ़ जाता है, 100 रुपए, 150 रुपए हो जाता है और फिर वो 20-30 रुपए पे आ जाता है। तो भारत सरकार ये बताने में असफल रही है कि इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता ये है कि इन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बनाए रखा है और महंगाई पे कंट्रोल रखा है। फूड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह मौसम है। केवल जो है यूक्रेन वॉर के बाद से दुनिया के बाजार में एकाएक गेहूं की कमी हो गई है, इसलिए भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और उसके बावजूद भी गेहूं का बाजार भाव 32, 34, 35 से कम नहीं है। आटा इससे भी महंगा चल रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में 20 लाख करोड़ रुपए का मुफ्त खाद्यान्न, गेहूं, चावल बांटा है और पूरे देश के 29 राज्यों से कहीं से भी डाइवर्जन की, घोटाले की खबर नहीं आई है। तो और उसके बावजूद जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, एक फर्जी एनजीओ खड़ा हो जाता है और वो रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वो बताता है कि श्रीलंका हमसे बेहतर है, अफगानिस्तान हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है। वो ये नहीं बताता कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका ये भारत द्वारा दान दिए गए गेहूं पे चल रहे हैं। भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन का मतलब होता है कम से कम 40,000 करोड़ रुपए की मदद दी है भारत ने और 50,000 क्विंटल से ज्यादा का गेहूं चावल दिया है श्रीलंका को, बांग्लादेश को दिया है, अफगानिस्तान को दिया है। लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगती। कोई भी आता है वो यहां तक बताता है कि अफगानिस्तान का मीडिया इंडिया से ज्यादा इंडिपेंडेंट है, जबकि अफगानिस्तान में मीडिया है ही नहीं। वहां ना रेडियो है, ना टीवी है, ना अखबार है। तो इतना झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये सरकार सोई क्यों रहती है? ये बीजेपी का सोशल मीडिया सेल क्या करता है? ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का आईटी सेल क्या करता है? ये आकाशवाणी और दूरदर्शन क्या कर रहा है? और उल्टे आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप मीडिया को दबा रहे हैं।
अरे मीडिया को दबा रहे हैं तब आप इतनी गाली दे रहे हैं। ये इतने अंग्रेजी के जो आपके वेबसाइट हैं, अखबार हैं, जो वामपंथी हैं और जो विदेशी तत्वों का एजेंडा चलाते हैं, रोज घृणा फैला रहे हैं। जो जर्मनी में बैठा हुआ है ध्रुव राठी, वो इतनी घृणा फैला रहा है और उसको पाकिस्तान की सरकार के आदेश पर उसके वीडियो देखे जा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? पूरा सोशल मीडिया, ये कंपनियां अमेरिकन है, ट्विटर है और यूट्यूब है और फेसबुक है, बीजेपी के खिलाफ अभियान चला रही थी पूरे चुनाव में। क्या किया सरकार ने? सरकार, चलो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम जो न्यू पेंशन स्कीम है, जो जीएसटी है, जो एमएसपी है, उसके बारे में तो बताओ जनता के सामने। 1965 से लेके आज तक मिनिमम सपोर्ट स्कीम चल रही है। 1965 यानी आज जो है 35 और 24 ये जो है 59 ईयर्स हो गए। ऐसा एकाएक कौन सा आसमान से जो है पत्थर गिर गया कि आपको लीगल गारंटी चाहिए? मैं सीधी बात पूछता हूं, सरकार को अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, बफर स्टॉक के लिए साल में 5 करोड़ टन गेहूं और चावल चाहिए। सरकार को ये गेहूं और चावल अगर चाहिए तो अगर ये किसान से नहीं खरीदेगी तो कहां से आएगा? क्या आसमान से आएगा ना? ये 5 करोड़ टन गेहूं चावल सरकार तो किसानों से खरीदेगी ना। तो ये जो फर्जी कहानी खड़ी की जा रही है, बेवजह एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है कि साहब एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं मिली। अरे 60 साल से ये व्यवस्था चल रही है, कभी ये सवाल क्यों नहीं उठाई? ये नरेंद्र मोदी के बनने के बाद ये 2020 से मामला क्यों उठ रहा है? जो 3 कृषि कानून की बात हो रही है, ये तीनों कृषि कानूनों को लाने का वादा कांग्रेस ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में किया था। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन पर कानून बनाते ही वो सारे कानून राष्ट्र विरोधी का और किसान की काले कानून कैसे बन गए? सरकार ने आज तक ये जनता को के सामने स्पष्ट करने की जरूरत नहीं समझी और उसके बाद आपने एकाएक नवंबर 21 को कानून विड्रॉ कर लिए तो कहा साहब हम अक्षम साबित हुए, हम नहीं कर पाए। तो सरकार की भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल में कमी है, कम्युनिकेशन की रणनीति में कमी है। सरकार समझती है कि हम गाली सुन के विक्टिम कार्ड खेल लेंगे और हम पॉलिटिकल फायदा हमको मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। अब 10 साल पूरे बीत चुके हैं। अब आपको अपनी रणनीति को बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के खेल को अगर आप ऐसे ही चलने देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये देश के लिए भी बहुत घातक होने वाला है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।